फिर एक अनयूजुअल केस आया। इस बार एक एलिमेंट्री स्कूल से रिलेटेड था। वहाँ पहले ही दिन एक टीचर ने अपनी जान लेने की कोशिश की। उसने अपनी माँ को मैसेज भेजा था जिसमें उसने कहा था कि वो किसी एक इंसान को कभी माफ़ ना करे। ह्यून ने उसे बिल्कुल सही वक्त पर रोक लिया। उसने प्रिटेंड किया कि उसे पता नहीं कि वो टीचर क्या करने वाली थी। इसके बाद ह्यून ने उस टीचर और बाकी टीचर्स का साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया। रिजल्ट के बेसिस पर उस टीचर ने कहा कि उसे छुट्टी की ज़रूरत है। उसने ये भी रिवील किया कि टीचर की माँ ने ऑफिस से कांटेक्ट करके हेल्प मांगी थी। टीचर को चिंता थी कि उसकी क्लास को कौन रिप्लेस करेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। ह्यून ने उसे तसल्ली दी, नया टीचर बहुत स्ट्रांग है। वो नया टीचर चॉय निकला। पहली बार उसने अपने अनयूजुअल काले कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि अब वो छोटे बच्चों के साथ डील कर रहा था और वो बच्चे उसे पूरी तरह थका देते थे। टीचर मुझे फ्रॉक बना दो, टीचर मुझे बाथरूम जाना है। पूरे दिन वो इधर उधर दौड़ता रहा। शाम को जब वो घर लौटा तो वो खुद से बात करने लगा। उसने अपनी मंगेतर की तस्वीर देखी और पूछा, क्या तुम्हारा काम सच में इतना हार्ड था? सच तो ये था कि पहली टीचर सुन बच्चों की वजह से परेशान नहीं थी। उसे टीचिंग सच में बहुत पसंद थी। अपने पहले दिन उसने स्टूडेंट्स को वार्मली वेलकम किया और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए एनकरेज किया। एक लड़का शर्मा रहा था तो उसने उसे प्यार से हेल्प करी। फिर उसे एक मैसेज मिला उस लड़के की माँ का जिसमें लिखा था कि वो उस लड़के से बात करते वक्त ध्यान रखे क्योंकि उसके इमोशंस हर्ट हो सकते हैं। सुन ने समझ लिया लेकिन माँ यहीं नहीं रुकी। वो लगातार हर चीज़ पर कंप्लेन भेजने लगी। आखिरकार वो ऑब्सेस्ड हो गई। उसने सुन के कपड़े, उसकी ज़िंदगी और उसके सोशल मीडिया तक को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एक बार उस औरत ने सुन की फ़ोटो पर पब्लिकली क्रिटिसाइज भी किया जिसमें सुन अपने दोस्तों के साथ थी और टेबल पर रखी ड्रिंक्स पर भी कंप्लेन करी। जब सुन फाइनली हद से ज़्यादा परेशान हो गई उसने प्रिंसिपल को रिपोर्ट किया। प्रिंसिपल ने बस इतना कहा कि इंस्टाग्राम डिलीट कर दो और ये मैटर यहीं ख़त्म कर दो। इसलिए उसने वही किया, लेकिन अफसोस माँ ने हरासमेंट बंद नहीं करी। वो सुन का फ़ोन नंबर मांगने लगी। जब उसे नंबर नहीं मिला तो उसने खुद ही ढूंढ लिया और उसने लगातार कॉल्स और मैसेज भेजने लगी। सुन ने अपना फोकस उस लड़के पर और ज़्यादा कर दिया। एक दिन खेलते वक्त एक और बच्चा गलती से उससे टकरा गया। लड़का रिएक्ट करते हुए दूसरे बच्चे की आंख पर पंच मार देता है। जो कुछ हुआ उसके बाद भी उसकी माँ इंसिस्ट करती रही कि उसके बेटा माफ़ी नहीं मांगेगा क्योंकि वो विक्टिम है। दूसरा पेरेंट पहले शांत होकर आगे बढ़ने को रेडी था लेकिन ये एटीट्यूड सुनकर वो गुस्से में आ गई। मेरे बेटे की आंख परमानेंटली डैमेज हो सकती थी। माँ कैजुअली बोली, ठीक है, स्कूल वायलेंस हियरिंग कर लेते हैं और देखते हैं कौन कहाँ गलत है। जब हियरिंग में डिसाइड हुआ कि उसका बेटा रिस्पॉन्सिबल था तो वो औरत सुन के घर गई और उसे थ्रेटन किया। हरासमेंट कंटिन्यू होता रहा। थोड़े टाइम बाद लड़के का बाप भी स्कूल आया। वो बहुत बड़ा और स्ट्रांग आदमी था। उसने सुन को बहुत बुरी तरह से धक्का दिया। उसकी ज़िंदगी एक नाइटमेयर बन गई थी। आखिरकार सुन ने माँ के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। माँ ने तुरंत अपनी तरफ से भी कंप्लेंट फाइल कर दी और कहा कि सुन उसके बेटे को साइकोलॉजिकली अब्यूज़ कर रही है। सुन ने पूछा, ठीक, अगर मैं इनोसेंट साबित हो गई तो क्या करोगी? औरत ने शांति से बोला, मैं माफ़ी मांग लूंगी, यही तो कानून है। महीनों तक सुन इन्वेस्टिगेशन के अंडर रही। जब वो फाइनली इनोसेंट साबित हुई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। माँ ने महीनों तक उसकी रेपुटेशन बर्बाद कर दी थी। इतना स्ट्रेस हो गया था कि सुन को सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई थी और उसके चेहरे का आधा हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। जब चॉय को ये सब पता चला तो उसने डिसाइड किया कि वो माँ से खुद डील करेगा। सबसे पहले उसने उसके बेटे को क्लास में एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहा। माँ तुरंत दौड़कर आई और उसे डांटा कि उसने सबके सामने उसके बेटे को एम्बैरेस किया। चॉय आराम से कन्वर्सेशन को मैनिपुलेट करता रहा। बहुत पोलाइटली और जेंटली बोलता रहा, बिल्कुल उसके अपोजिट तरीके से जिस तरीके से उसने सुन के साथ बिहेव किया था। उस औरत के लिए चॉय पूरी तरह से डिजास्टर बन गया था। वो उसे लगातार कॉल करता रहता था, कभी इंपॉर्टेंट रीजन से, कभी बिना किसी वजह से। एक दिन उसने एक के बाद एक 4 कॉल्स किए सिर्फ ये पूछने के लिए कि वो अपने बेटे को सुबह कैसे उठाती है। गुस्से में वो उसके पास गई और उसे उसके हस्बैंड की धमकी देने लगी। चॉय ने सिचुएशन और बिगाड़ दी। वो सीधा उसके हस्बैंड के वर्क प्लेस चला गया और वहाँ बेचारा बन के माफ़ी की भीख मांगता रहा। पब्लिक सीन की वजह से वो आदमी बहुत एम्बेरस हो गया और वो लगभग चॉय को मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही चॉय ने उसे पहले ही मार दिया। और वो बोला, ये क्या बकवास है, तुम्हारी वाइफ कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत गुस्से वाला है। हर बार जब भी तुम्हारी वाइफ ये बोलती है तो क्या हमें उससे डरना चाहिए? हस्बैंड अपनी वाइफ पर गुस्से से भर गया। गुस्से में जलती हुई औरत प्रिंसिपल के पास कंप्लेन करने गई। इस बार प्रिंसिपल ने सीधा जवाब दिया, क्या तुम्हारा बेटा एक अकेला इंसान है जिसका परिवार है? मेरे टीचर्स का भी परिवार है, लोग उनकी भी परवाह करते हैं। औरत हंसकर बोली, ओह, तो तुम सब अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने लगे हो। उसने डिसाइड किया वो बाकी पेरेंट्स को इकट्ठा करेगी और पूरे स्कूल के खिलाफ उन्हें भड़का लेगी। जब वो मीटिंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि चॉय पहले से ही वहां था। उसने सबको पहले ही सब कुछ बता दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की थी, उसके बेटे के साथ उसके बिहेवियर को लेके, खासकर जब उसे वो फोर्स करके घर से घसीट कर ले गई थी और क्लास के सामने उसकी बेइज्जती की थी।
वो गुस्से में बोली, अगर मैं इनोसेंट साबित हो गई तो तुम क्या करोगे? चॉय मुस्कुराया, मैं माफी मांग लूंगा, यही तो कानून है ना। थोड़ी देर बाद उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से गिर गई। लोग कहने लगे कि वो वही औरत है जिसने सुन को अपने एक्सट्रीम बिहेवियर से साइकोलॉजिकली ब्रेकडाउन तक पहुंचाया था। गुस्से से भरकर वो सुन को ढूंढने निकल गई। उसने सुन को उसके घर से स्कूल की तरफ भागते हुए देखा और वो उसका पीछा करने लगी। अचानक चॉय उसके सामने आ गया। पहली बार उसने अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया और फिर उसने कहा कि उसने जो सुन के साथ किया है वो उससे बचकर निकल नहीं सकती। वो औरत तुरंत पलट कर बोली कि सुन ने भी उसके बेटे के साथ जो किया है वो उससे बच नहीं सकती। इस पर चॉय ने उसे सच दिखा दिया। उसका बेटा असल में सुन को रिस्पेक्ट और प्यार करता था, अपनी माँ के से उलट। असल में उसने सुन को कॉल करके बुलाया था, इसलिए वो अपने घर से स्कूल तक दौड़ती हुई आई। जब वो उससे मिला, लड़का जोर जोर से रोने लगा और उसने सुन से माफी मांगी, अपनी माँ की वजह से जो कुछ भी उसे झेला था उस सब के लिए। शॉय ने फिर उस औरत की तरफ देखा और कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर सेल्फिश बने, सिर्फ अपने बारे में सोचे, कभी अपनी गलती ना माने और कभी माफ़ी ना मांगे जब वो गलत हो, तो उसे बिल्कुल वैसे ही बड़ा करो जैसे तुम अब कर रही हो। इसे पॉजिटिव पेरेंटिंग कहनी हो तो कह लो। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। जब प्रोसिक्यूटर उसके खिलाफ सुन पर किए गए सारे क्राइम लिस्ट करता है, धमकियाँ, स्टॉकिंग, हरासमेंट और डिफेमेशन, लेकिन क्योंकि सुन एक टीचर थी और वो औरत एक पेरेंट थी, कानून ने उस औरत को उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जो एक नॉर्मल विक्टिम को मिलता। तब जाकर उसे सच में समझ आया कि उसने कितनी सीरियस गलती की थी। हमेशा की तरह मिनिस्टर ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बार उसने अनाउंस किया कि मिनिस्ट्री टीचर्स के लिए पेरेंट्स के अब्यूज ऑफ अथॉरिटी के खिलाफ स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन लॉज पर काम करना शुरू करेगी। उसने पब्लिकली हर उस टीचर से माफी मांगी जो ऐसे ट्रीटमेंट की वजह से सफर हुआ था। कई लोग इमोशनली डीपली मूव हो गए, खासकर जब उन्हें उसकी बेटी की कहानी पता चली। इसी दौरान चॉय अकेला घर में बैठे हुए अपनी फियांसे की डायरी पकड़े हुए था। जब वो पेजेस पलट रहा था, उसे एक एंट्री मिली जो उसे न्यू स्कूल ट्रांसफर के बाद लिखी थी। उसमें लिखा था कि उसका पूरा ध्यान एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पर शिफ्ट हो गया था जिसका नाम चो था। दुख की बात यह थी कि वही स्टूडेंट बाद में जाकर उसका कातिल बना। जैसा हम जानते हैं, चॉय अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया था। हम उसे दोबारा उस केस को रिव्यू करते हुए देखते हैं। डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि वो स्कूल में चोर से मिलने गई थी। वहाँ उसने उसे कैंची से स्टैब कर दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जब वो इन सब चीज़ों को याद कर रहा था, तभी मिनिस्टर खुद उसके साथ खाना खाने आता है। जब वो देखता है कि चॉय फिर से फाइल रिव्यू कर रहा है, तो उसे वार्न करता है, अगर ये काम कभी पर्सनल हो गया तो ये जस्टिस नहीं रहेगा, ये रिवेंज बन जाएगा। चॉय उसे प्रॉमिस करता है कि वो अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल करेगा। बाद में वो टीम के बाकी लोगों को ज्वाइन करता है। वो लोग कहीं जा रहे होते हैं जब अचानक वो एक टीनेजर्स के ग्रुप को कार चोरी करते हुए देखते हैं। गाड़ी के अंदर एक लड़की होती है जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं। टीम तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश करती है। टीनेजर्स पैनिक कर जाते हैं और तेज गाड़ी भगा देते हैं। एक हाई स्पीड चेस शुरू हो जाती है। बच्चे लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और एक के बाद एक नुकसान कर देते हैं। आखिर में हान उन्हें रोक देती है, टायर के नीचे कुछ फेंक कर। जब चॉय उसके पास जाता है तो वो टीनेजर्स मुस्कुराते हैं। हम जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं, हम सिर्फ 14 साल के हैं, समझे? वो इसे गर्व से बोलते हैं, जैसे इससे वो अनटचेबल हो जाते हैं। जब पुलिस आती है और उनका टीचर उन्हें लेने आता है, टीम को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि इन बच्चों के खिलाफ पहले से ही रिपोर्ट्स फाइल हो चुकी हैं। टीनेजर्स कानून को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उसका मिसयूज लगातार करते हैं। मिस्टर वहाँ आता है उन्हें रिलीज कराने के लिए। इससे पहले वो टीम का मजाक उड़ा सके कि वो बच्चों से हार गए, वो देखता है कि उन्हीं टीनेजर्स ने उसकी कार को भी खराब कर दिया है। बच्चे हंसते हैं और भाग जाते हैं। मिनिस्टर तुरंत कहता है, ठीक है जेंटलमैन, चलो उनके स्कूल चलते हैं। और वो वैसा ही करते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। सबसे पहला काम चॉय करता है कि लड़कों को कल की घटना के लिए अपॉलॉजी लेटर लिखने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान हान उनके क्लासमेट से पूछताछ करती है ताकि उनके बारे में कुछ और जान सके। सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं, कोई भी बात नहीं करना चाहता। हान और बॉन फिर उस लड़की पर फोकस करते हैं जिसको उन्होंने किडनैप किया था। शायद उसे कुछ पता हो। जब वो स्कूल के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी अटेंडेंस मार्क्ड है, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही। इसका मतलब वो पक्का स्कूल आई थी और किसी ने उसे कहीं छुपा दिया है। बॉन स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करता है और आखिर में उसे कुछ फोटोज मिलती हैं जिसमें वो लॉकर स्टोरेज के पास खड़े दिख रहे होते हैं। टीम तुरंत वहां पहुंच जाती है। अफसोस, उनका शक सही निकलता है। लड़की उसके अंदर फंसी हुई होती है। वो तुरंत उसे क्लिनिक लेकर जाते हैं। वहाँ फाइनली वो सब कुछ बता देती है। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी जब तक उसने थोड़ा वेट कम करने की डिसाइड नहीं किया। एक लड़के ने उसे कुछ पिल्स रिकमेंड की। उसने कहा कि फेमस आइडल्स भी इसे यूज करते हैं। उसने ट्राई करने के बाद उसे उसके इफेक्ट्स पसंद आए और वो और लेने लगी। लड़के ने धीरे धीरे प्राइस बढ़ा दिए। आखिर में उसके पास पैसे खत्म हो गए, लेकिन तब तक वो ड्रग्स पर डिपेंडेंट हो चुकी थी।
लड़के ने उसे एक सोल्यूशन दिया। वो उससे कहने लगा कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो मैं बदले में तुम्हें पिल्स देता रहूंगा। जल्दी ही उसने दूसरों को भी उसे बेचना शुरू कर दिया। जब भी वो उसे छोड़ने की कोशिश करती थी तो वो और उसके दोस्त उसे बहुत मारते थे। आखिर में उन्होंने उसे स्टोरेज कैबिनेट में बंद कर दिया। मजबूर होकर उसने उसे पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अगले दिन वो रिलीज हो गए। लड़के तुरंत वापस आकर उसे फिर तंग करने लगे और उसे याद दिलाया कि हम सिर्फ 14 साल के हैं, कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें सिर्फ वार्निंग मिली थी और कुछ नहीं, इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट थे। बाद में जब चॉय उनसे अपॉलॉजी मांगता है तो लड़के मना कर देते हैं। हान समझाती है कि ये कोई नॉर्मल ट्रबल मेकर्स नहीं है, ये ड्रग डीलर्स हैं। लड़के बस हंस देते हैं। कानून हमें माफ कर देगा, हम बड़े होकर ये सब बंद कर देंगे, या फिर अरेस्ट कर लो अगर कर सकते हो तो। चॉय मुस्कुराता है और कहता है जरूर। स्कूल के बाद वो उन्हें पकड़ लेता है और एक गाड़ी में डाल देता है। फिर वो उन्हें सीधा जेल ले जाता है। लड़के यकीन नहीं कर पाते, लेकिन मिनिस्टर पहले से ही प्रेजेंट डायरेक्टर के साथ अरेंजमेंट कर चुका होता है। टीनेजर्स को अंदर जाने दिया जाता है। अंदर जाते ही उनकी बेइज्जती शुरू हो जाती है। फिर वो लड़के भीख मांगने लगते हैं कि हमें छोड़ दो प्लीज। हान शांति से कहती है ठीक है, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लड़के सोचते हैं कि नंबर्स की वजह से वो जीत जाएंगे, लेकिन वो गलत होते हैं। हान कुछ ही सेकंड्स में उन सबको हरा देती है। इसके बाद बॉन उन्हें पढ़ाने के लिए जिम्मेदार बन जाता है। अगर वो क्लास में ध्यान नहीं देते तो हान उन्हें सुधारने के लिए हमेशा रेडी रहती है। फिर भी वो घमंडी बिहेव करना कभी नहीं छोड़ते। एक दिन कैफेटेरिया में चॉय उनके पास आता है और कहता है अब वो हम माइनर है वाला बहाना क्यों नहीं इस्तेमाल करते। फिर वो उन्हें लाइन में लास्ट में भेज देता है। बाकी कैदी पहले खाना खाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सबसे अच्छा खाना पहले ले लेते हैं। कैदी लड़कों को एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करने लगते हैं। बाद में टीनेजर्स को बर्तन धोने की ड्यूटी दी जाती है। वो बहुत थक जाते हैं। फिर एक और कैदी एक प्लेट लेकर आता है। एक लड़का अचानक उसे पंच मार देता है। जब चॉय उसे पनिश करने आता है तो वो कैदी उस लड़के की तरफ से डिफेंड करने लगता है। चॉय उसकी काइंडनेस देखकर हैरान रह जाता है। बाद में वो उन्हें उस कैदी के पास्ट के बारे में बताते हैं। वो आदमी एक स्टूडेंट था जो बहुत ही बुरी बुलिंग का शिकार हुआ था। आखिर में वो टूट गया और उसने पूरे ग्रुप को मार दिया जो रिस्पॉन्सिबल थे। टीनेजर्स तुरंत उसकी स्टोरी पहचान लेते हैं। वो वही इनफेमस बुली किलर है जिसके बारे में उन्होंने न्यूज में देखा था। उस पल से वो उससे बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। एक दिन उनमें से एक लड़का देखता है कि वो कैदी चुपके से एक चम्मच छुपा रहा है। तुरंत वो यकीन कर लेता है कि वो उन्हें मारने का प्लान बना रहा है। जब जेल का स्टाफ को पता चलता है कि एक चम्मच मिसिंग, तो वो कैदी खुद मान लेता है कि वो उसके पास है और वो उसकी तलाशी लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अचानक से चम्मच फिर से उसके पास आ जाती है। डरा हुआ लड़का पैनिक करता है और भाग जाता है। बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। लड़का जोर जोर से रोने लगता है। इसी दौरान जेल के बाहर जुवेनाइल ऑफेंडर्स के पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑफिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। मिनिस्टर सीधा उनसे बात करने जाता है। हाँ, ये ट्रीटमेंट तुम्हें हार्श लग रहा होगा ना, आखिरकार तुम्हारे बच्चे तो एंजल है ना। फिर वो उन्हें अगले दिन स्कूल आने के लिए बोलता है। जब पेरेंट्स आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों को फाइनली देखकर। तुरंत वो मिनिस्टर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हमारे बच्चे इतने छोटे हैं, उनके साथ ये सब नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर शांति से जवाब देता है, इतने छोटे किस चीज के लिए। फिर वो उन्हें उनके बच्चों के ड्रग्स दिखाता है। पेरेंट्स तुरंत कहते हैं कि ये सब डाइट सप्लीमेंट्स हैं, ड्रग्स नहीं। बिना किसी हेजिटेशन के चॉय एक पेरेंट को फोर्स करता है कि वो एक पिल निगल ले। पेरेंट तुरंत उसे थूक देता है। अचानक वो इतने हार्मलेस नहीं लगते। मिनिस्टर फिर एक और बैग दिखाता है जिसमें असली ड्रग्स होते हैं। पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। वो समझाता है कि उनके बच्चे ड्रग्स बेचते हैं और वो पूरी तरह से जानते हैं कि ये ड्रग्स कितना खतरनाक है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे बच्चों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए तो उन बच्चों का क्या जो इनके विक्टिम्स हैं, वो भी तो माइनर्स हैं। उनके पेरेंट्स भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम अपने बच्चों से करते हो। माफी मांगने लगते हैं। टीम उन्हें कहती है कि उनसे माफी की भीख मत मांगो, उन्हें उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए जिसका जीवन बर्बाद हो गया। लड़की वहां आती है। अच्छा हुआ कि वो मना कर देती है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लड़के गुस्से में आ जाते हैं। उनका लीडर तुरंत उसकी तरफ दौड़ता हुआ उसे अटैक करने की कोशिश करता है। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं माइनर हूँ, मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। हन तुरंत उसे गिरा देती है। उस पल मिनिस्टर उन्हें वापस जेल भेजने का ऑर्डर देता है। साफ हो जाता है कि वो अभी भी नहीं बदले। उनके पेरेंट्स रो रो कर टूट जाते हैं। जब लड़के वापस जाते हैं, सबसे पहला चेहरा जो वो देखते हैं वो उस बुली किलर का होता है। वो बहुत डर जाते हैं, खासकर उनका लीडर। पहली बार उसे याद आता है कि उसके विक्टिम ने उससे क्या कहा था, कि उसने उसकी स्कूल लाइफ एक लिविंग नाइटमेयर बना दिया था। अब उसे फाइनली समझ आता है कि उसे कैसा फील हुआ था। लेकिन बुली किलर अब बदल चुका होता है। वो चॉय की मदद करता है, उन लड़कों को असल में नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सिर्फ उन्हें डराता है। चॉय उसका शुक्रिया करता है। वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि शुक्रिया चॉय का करना चाहिए, क्योंकि उसके काम की वजह से शायद फ्यूचर में कम लोग उसके जैसे बनेंगे। बाद में एक टीनेजर को जेल में एक और कैदी मिलता है।
वो उससे पूछता है कि क्या वो ड्रग ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को जानता है जो पिल डिस्ट्रीब्यूट करता है। लड़का कहता है वो जानता है, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया कि वो कौन है। तो वो कैदी मुस्कुराता है, कहता है अच्छा, हमारे बॉस को पसंद नहीं है कि ज्यादा लोग उसे जाने। फिर वो अचानक चाकू निकालकर उस पर अटैक कर देता है। और तुरंत उस लड़के को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उससे पहुंचने से पहले एक और कैदी बीच में आ जाता है और उसके चाकू हाथ में लग जाता है। वो कैदी असल में चो होता है, वही चो जिसने 2 साल पहले चॉय की फियांसे को मारा था। उसे दोबारा देखकर चॉय बहुत शॉक हो जाता है। फिर भी वो वहां तब तक रहता है जब तक चो का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होता है। बाद में वो चॉय के पास जाता है और घुटने पर बैठकर उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि गाओन ही एक ऐसी अकेली इंसान थी जो कभी उसके साथ अच्छी थी और जिससे वो सच में प्यार करता था। चॉय ये सुन नहीं पाता और वो मुड़कर चला जाता है। और जब हमें लग रहा होता है कि हम उस पर तरस खाते हैं, तब हमें पता चलता है कि चो पूरे वक्त एक्टिंग कर रहा था। उसके बाद मिनिस्टर चॉय से बात करता है। वो कहता है कि चो को दोबारा देखकर उसका अपसेट फील करना नॉर्मल है, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब वो गाँव उनका फियांसे नहीं है, अब वो प्रोटेक्शन ऑफिस का एक इंस्पेक्टर है। बाद में टीम हेडक्वार्टर्स वापस आती है। वहाँ उन्हें एक थका हुआ आदमी मिलता है जो कि डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़ा होता है। वो कहता है कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचाओ। वो उनसे भीख मांगने लगता है। वो उन्हें समझाता है कि उसे अचानक से कॉल्स आने लगे हैं जिनमें लोग कह रहे हैं कि उसके बेटे ने उससे पैसे उधार लिए हैं। पहले उसे और उसकी वाइफ को लगता है कि कोई अमाउंट छोटा सा होगा बस। फिर उन्हें पता चलता है कि कर्जा 85 मिलियन वॉन तक पहुंच चुका है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी ताकि वो पैसे वापस कर सकें। वो अपने बेटे से भीख मांगते हैं कि वो गैम्बलिंग बंद कर दे। उन्हें लगता है कि सब कुछ एक गेम से शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने उसका स्मार्टफोन भी रिप्लेस कर उसे एक बटन वाला फ़ोन दे दिया, लेकिन किसी ने फिर उसे एक टच स्क्रीन फ़ोन दे दिया। लड़का तुरंत वापस गैम्बलिंग स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद कर्जा लेने वाले उसके पिता के ऑफिस पहुंच जाते हैं और सभी के सामने उसे मारते हैं। मजबूर होकर वो अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ले और उसकी पेंशन दे दे। उसके बाद भी कर्जा बढ़ता रहता है। उसका बेटा कभी गैम्बलिंग नहीं छोड़ता। फिर एक दिन लड़का गायब हो जाता है और एक मैसेज छोड़ता है कि वो अपने पेरेंट्स का सामना नहीं कर सकता। उसका पिता महीनों तक एविडेंस इकट्ठा करता है। पुलिस कभी उसकी मदद नहीं करती। प्रोटेक्शन ऑफिस उसकी आखिरी उम्मीद बन जाता है। टीम उसकी कहानी से बहुत मूव हो जाती है। बिना किसी वक्त ज़ाया करे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। बॉन उस लड़के के स्कूल में एक नए स्टूडेंट के रूप में जाता है। अपने ग्लासेस में छुपी कैमरा से वो सब रिकॉर्ड करता है और वो जल्दी ही ये देखता है कि बहुत से स्टूडेंट वही ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। उनमें से एक स्टूडेंट अचानक 1 मिलियन वॉन जीत जाता है और वो अपने दोस्तों को ट्रीट देने का वादा करता है। बॉन उनके साथ ज्वाइन कर लेता है। स्टूडेंट उसके सामने गेम खेलते रहते हैं और लगातार जीतता रहता है। जब बॉन पूछता है कि क्या ये गैम्बलिंग है, तो स्टूडेंट तुरंत मना कर देता है, गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं, हम तो बस गेम खेल रहे हैं। बाद में बॉन रिपोर्ट करता है कि ये सिस्टम नए प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। गेम उन्हें शुरू में इजी तरीके से जिताता है और थोड़ी देर बाद बॉन खुद ही गेम डाउनलोड कर लेता है। उसे रजिस्ट्रेशन के दौरान बोनस में 50,000 वॉन भी मिलते हैं। फिर धीरे धीरे उसका लालच बढ़ने लगता है और वो ज़्यादा पैसे लगाने लगता है और फिर वो हारने लगता है। वो पूरी रात खेलता रहता है। अगली सुबह तक वो बुरी तरह एडिक्टेड हो चुका होता है। स्टूडेंट्स तुरंत समझ जाते हैं कि बॉन के साथ क्या हुआ। वो उससे कहते हैं कि अगर पैसे कम हैं तो उधार ले सकते हो, बस तुम्हें अपनी माँ का नंबर कोलैटरल के रूप में देना पड़ेगा। बॉन मान जाता है। वो उससे 1 मिलियन वॉन उधार लेता है, लेकिन उसे सिर्फ 800,000 वॉन देता है। फिर वो समझाते हैं कि 10% डेली इंटरेस्ट लगता है। बॉन ऑलमोस्ट रो देता है। इतने इंटरेस्ट रेट पर तो वो जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स उसकी बात को टाल देते हैं, तो क्या। फिर वो बॉन के दिए नंबर पर हान को कॉल करते हैं। वो प्रिटेंड करती है कि वो उसकी माँ है। हान जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर देती है। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बॉन की फैमिली उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उसे वो अपने सर्कल से निकाल देंगे। चॉय हान को ऑर्डर देता है कि उस पर क्लोज नजर रखे। वो रखती है, लेकिन उसे भूख लग जाती है और जैसे ही वो खाना खाने के लिए जाती है, बॉन गायब हो जाता है। एक काली गाड़ी आती है और वो उसे किडनैप कर ले जाती है। अंदर कई और टीनेजर्स होते हैं। सबको अपने फोन दे देने के लिए फोर्स किया जाता है। बॉन चुपके से अपना फोन खिड़की के बाहर गिरा देता है बिना किसी को पता चले। वो जल्दी ही समझ जाता है कि गैंग टीनेजर्स को क्राइम करने के लिए फोर्स करती है, जैसे कि चोरी। वो भी उसे इन्वॉल्व करना चाहते हैं। बॉन मना कर देता है। इसके लिए गैंग उसे हेडक्वार्टर्स के लिए ले जाती है ताकि उसे पनिश कर सके। उधर बाकी की टीम उसे ढूंढ रही होती है। हान बहुत गिल्टी फील करती है, तो चॉय उससे कहता है कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। हाइडआउट के अंदर बॉन को मैसेजिंग टीम में असाइन किया जाता है। उनका काम होता है रैंडम नंबर्स पर प्रमोशनल मैसेज भेजना, लोगों को गैम्बलिंग गेम के लिए ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करना। वो कंप्यूटर यूज करके अपनी टीम से कांटेक्ट करना चाहता है। एक दूसरा लड़का उसे वार्न करता है कि सब मॉनिटर हो रहा है। फिर भी गैंग मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं।
बाद में सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है जब बॉन गलती से सोते हुए बिस्तर गीला कर देता है, तो वो लोग उसे फिर मारने की तैयारी करते हैं। लकीली वो उन्हें रोक लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा टूटा हुआ सर्वर रिपेयर कर सकता हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम दे रहा है। गैंग इंटरेस्टेड हो जाती है। उसे सजा देने की वजह वो उसे काम पर लगा देते हैं। जल्दी ही वो उसे सीधा गैंग लीडर के पास ले जाते हैं। वो आदमी बॉन की गर्दन पर चाकू रख देता है और कहता है कि अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हारी एक आंख निकाल दूंगा। इसलिए बॉन के पास कोई और चॉइस नहीं होती। वो बैठता है और सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। जब प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो वो लोग उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। उधर टीम को कोई लीड नहीं मिलती क्योंकि कार चोरी की होती है और बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाती है। इसलिए वो हान को ले आते हैं जो पहले बच्चों को गेम में लोअर करता था। वो उससे गेम का लोगो पूछते हैं। जब वो पॉइंट आउट करता है तो उन्हें पता चलता है कि बॉन बहुत ही चालाक था। उसने सीक्रेटली उस लोगो के थ्रू मैसेज भेज दिया था जिसमें उसकी लोकेशन रिवील हो गई थी। वो तुरंत उस जगह पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। उस वक्त चॉय गेस करता है कि बॉन ने शायद ये लोकेशन वहां से देखी थी जहां पर उसे रखा गया था। तो वो उसकी अपोजिट साइड वाली बिल्डिंग में जाते हैं और सच में वही सही जगह होती है। हान बहुत गुस्से में होती है। वो गैंग के हाइड आउट में घुस जाती है और पूछती है कि बॉन कहाँ है। और वो बोलती है, देखो ये लड़का थोड़ा फुलिश और केयरलेस लगता है लेकिन इसकी छोटी आंखें और ये बहुत हैंडसम है। चॉय फाइटिंग इग्नोर करते हुए पूछता है, कौन है ये हैंडसम लड़का जिसके बारे में तुम बोल रही हो। हान उसे इग्नोर कर देती है और सबसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। आखिर में मिसिंग बच्चे भी मिल जाते हैं उस हैंडसम लड़के के साथ। हान दौड़कर जाती है और चेक करती है कि वो सेफ है या नहीं। चॉय उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे रियूनियन के लिए छोड़ देता हूँ और मैं बॉस के पीछे जा रहा हूँ। बॉन पहले से ही लीडर की लोकेशन रिवील कर चुका होता है। जब चॉय वहां पहुंचता है तो उसे सिर्फ गैंग मेंबर्स मिलते हैं। उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद चॉय को पता चलता है कि बॉस भाग चुका है और वो तुरंत उसका पीछा करता है। वो उसे पकड़ लेता है और फिर उसका हाथ तोड़ देता है। वो आदमी घुटनों पर गिर जाता है और माफी मांगता है। चॉय कहता है, चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। स्क्विड गेम की तरह चॉय हर राउंड जीत जाता है क्योंकि वो आदमी टूटी हुई फिंगर्स ठीक से मूव नहीं कर पाता। फिर चॉय कहता है कि यही तुमने उन बच्चों के साथ किया था। तुमने उनसे उनके परिवार, उनकी पढ़ाई और उनकी जिंदगी छीन ली। और फिर वो उसे मार देता है। उधर हान और बॉन जे को रेस्क्यू कर लेते हैं, वही लड़का जिसने उन्हें वार्न किया था कि उस पर नजर रखी जा रही है। उन्हें पता चलता है कि वो असल में उस आदमी का बेटा है जिसने उनसे पहले मदद मांगी थी। बाद में उसका पिता उसे शुक्रिया करता है और मिनिस्टर से कहता है कि उसे अभी भी चिंता है कि कहीं उनका बेटा दोबारा गलत रास्ते पर ना चला जाए। मिनिस्टर कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। उसी वक्त चॉय उसके बेटे को बताता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी सीक्रेटली गैंग मेंबर्स के साथ मिला हुआ है और वो जानबूझकर उसे गेम में लेकर आया था। उसी फ्रेंड ने उसे दूसरा फोन दिया था जब उसके पेरेंट्स ने उसका फोन ले लिया था। उसके बाद जय बहुत डेविस्टेटेड हो जाता है। लड़का अपना डिफेंस करता है, कहता है कि गैंग ने उसे भी थ्रेटन किया था इसलिए मैंने ये सब किया। जब चॉय कहता है कि सबको अकाउंटेबल बनना चाहिए तो बच्चे रोने लगते हैं। हम तो सिर्फ बच्चे हैं, असली गुनाहगार तो वो एडल्ट्स हैं जो हमें इसमें लेकर आए। हम भी विक्टिम्स हैं। चॉय कहता है, असली विक्टिम्स तुम्हारे पेरेंट्स हैं। उन्होंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ सेक्रीफाइस किया और तुम्हारे लिए ह्यूमिलिएशन तक झेला। तब भी तुम्हारे पास इतने सारे चांसेस थे रुकने के लिए लेकिन तुम नहीं रुके क्योंकि तुम्हें इजी मनी पसंद था। उसकी बात आखिरकार उन तक पहुंच जाती है। सजा के तौर पर चॉय उन्हें पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए मजबूर करता है और उनकी कमाई से खुद का डेब्ट रीपे करवाता है ताकि वो अपने पेरेंट्स पर बर्डन ना बने। वो उनके फोन्स भी ले लेता है। हान भी बॉन के साथ यही करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में ऑब्सेस्ड है। चॉय को कॉल करके उसकी रिपोर्ट भी कर देती है। उधर मिनिस्टर एक राइवल पॉलिटिशियन से मिलता है। पॉलिटिशियन मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है तुम जो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ उसे इलेक्शन के सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मिनिस्टर मुस्कुराया, इंटरेस्टिंग है कि तुम्हें दूसरों की खबर जल्दी मिल जाती है लेकिन तुम्हें अपनी पार्टी के आज की मीटिंग का पता नहीं जो तुम्हारे बिना हो रही है। पॉलिटिशियन बहुत गुस्से में आ गया। उसे जल्दी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। एक पुलिस ऑफिसर ने उसे फ्लैश ड्राइव दी जिसमें प्रोटेक्शन ऑफिस को नुकसान पहुंचाने वाली इन्फॉर्मेशन थी। थोड़ी देर बाद वो चो से मिलने जेल में गया। साफ था कि उसका इरादा था कि वो इस मैटर को चुपचाप खत्म नहीं होने देगा। इधर टीम बड़े स्केल पर स्कूल्स की स्कैनिंग कर रही थी। स्टूडेंट के अंदर इलीगल सब्सटेंसेस ढूंढ रहे थे। उनका अगला स्टॉप था सोनियान स्कूल जो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी भेजने के लिए फेमस था। वहां पहुंचकर उन्हें क्लासरूम मिला जिसमें सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स थे। बॉन समझाता है कि ये स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स हैं और ये सब डॉक्टर बनना चाहते हैं। उन्हें एक लड़का दिखता है जो ठीक नहीं लग रहा होता। जब वो उसे चेक करते हैं तो दिखता है कि उसका खून निकल रहा है और वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। चॉय को सबसे ज्यादा शॉक तब होता है जब बाकी स्टूडेंट्स का कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई भी उसके लिए कंसर्न नहीं होता। सबका ध्यान सिर्फ अपने एग्जाम पेपर पर होता है। उस लड़के की माँ भी वहां आ गई और उसने तुरंत पढ़ाई कंटिन्यू करने को कहा। जब उसने कहा कि वो बहुत सिक है तो माँ बोली, ठीक है, बाकी सब भी तो थके हुए हैं। फिर उसने उसे कुछ पिल्स दी। उसने वो पिल्स ले ली और दर्द झेला और उसने एग्जाम दिया।
बाद में स्टूडेंट्स को बताया गया कि उनकी स्क्रीनिंग होगी। जैसे ही उसकी माँ ने ये सुना, वो तुरंत स्कूल में आ गई और प्रोसेस को रोकने की कोशिश करी। क्योंकि उसके बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेना था, वो सीधा चॉय के पास गई और उसे धमकी देने लगी। चॉय शांति से बोला कि ऑफिस के पास फुल अथॉरिटी है, अगर तुम्हें स्टडी टाइम लॉस की टेंशन है तो कल सुबह स्कूल से पहले टेस्ट दे सकते हैं। जब सब लोग इंसिस्ट करने लगे कि बच्चे कभी ड्रग्स नहीं टच कर सकते, चॉय ने जवाब दिया कि हम तुम्हारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि उनमें से कोई अचानक मर जाए। ये बात सुनते ही लोग अनईजी हो गए। उधर जेल में पॉलिटिशियन चो से उसकी चोट के बारे में सवाल करता है। न्यूज चैनल्स तुरंत इस स्टोरी को कवर कर लेते हैं। मीडिया चॉय और प्रोटेक्शन ऑफिस को ब्लेम करती है, कहती है कि माइनर्स को जेल में डालने से ये सब हुआ। हान और बॉन फॉलआउट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चॉय को इस सर्फ की कोई परवाह नहीं होती। अगले दिन पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर टेस्टिंग के लिए आते हैं। थोड़ी देर बाद एग्जाम के रिजल्ट्स भी रिलीज हो जाते हैं। मिन की माँ उसके ग्रेड्स देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। जब मिन उसे कहता है कि वो बहुत बीमार और बेहोश भी हो गया था, तो उसकी माँ कहती है ये सब तो बहाने हैं। फिर वो अपने सारे सेक्रीफाइसेस उसे याद दिलाती है। तब हमें पता चलता है कि वो असल में सोल के बाहर रहते थे। सालों तक उसका सपना था कि उसका बेटा डॉक्टर बनेगा। मिन बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन सोल शिफ्ट होने के बाद पता चला कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। उसने अपना बड़ा घर बेच दिया और एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई जो स्कूल के पास था। और उसने मिन के बेडरूम का दरवाजा भी हटा दिया ताकि उस पर नजर रख सके। उसके हस्बैंड को ये सब बहुत ही अजीब लगता था। उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करता रहा, फिर भी वो उससे हमेशा और डिमांड करती रही। वो टॉप स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ते हैं ये इन्वेस्टिगेट करती रही, और फिर वो सबसे इन्फ्लुएंशियल पेरेंट को आइडेंटिफाई कर लेती है। उसने बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट खरीदे और सभी टीचर्स का एक्सेस पाने के लिए खुद को ह्यूमिलेट किया। जब वो फेल हो गई तो वो सलाह के लिए भीख मांगने लगी। आखिर में उस अमीर औरत ने उसे कुछ पिल्स दी, वो कंसंट्रेशन इम्प्रूव करती हैं। उसके बाद मिन के ग्रेड्स बहुत ही अच्छे हो गए और वो एलीट क्लास में सिलेक्ट हो गया। लेकिन स्क्रीनिंग में सब पता चल गया। चॉय ने पेरेंट्स को बताया कि ये सब इलीगल है और तुरंत उसे बंद करने का ऑर्डर दिया। फिर एक डॉक्टर ने बताया कि मिन के रिजल्ट सबसे ज्यादा खराब हैं। उसकी माँ ने ऑनलाइन और स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन एनहांसर ढूंढना शुरू किए थे। आखिर में उसने एक ड्रग डीलर तक पहुंच बना ली थी। उसे पता भी नहीं चला और उसने अपने बेटे को ड्रग एडिक्ट बना दिया, जिससे उसके ग्रेड्स तो बढ़ गए लेकिन उतना ही डैमेज होता गया। उस टाइम तक मिन कम्प्लीटली ड्रग्स पर डिपेंडेंट हो चुका था और वो और मांगने लगा। जैसे ही उसकी माँ उसे पिल्स देने वाली होती है, चॉय वहां आ जाता है और वो डर जाती है। वो डर की वजह से दरवाजा खोलने से मना कर देती है, इसलिए हान बालकनी से अंदर चली जाती है। टीम मिन को और पिल्स लेने से रोक लेती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। फिर चॉय उसकी माँ का सामना करता है। अफसोस की बात ये होती है कि उसकी माँ को सब पता होता है। उसने देखा होता है कि ड्रग्स की वजह से उसके बेटे को कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसके ग्रेड्स इंप्रूव हो रहे थे। जब वो कहती है कि उसे मिन से मिलने दें क्योंकि उसे मेडिकल स्कूल के लिए पढ़ना है, तो चॉय कहता है अगर तुम्हें मेडिकल स्कूल में इतना इंटरेस्ट है तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती। और उससे कहता है कि जब तुम मेडिकल स्कूल के लिए ग्रेड्स अर्न कर लोगी तो मैं तुम्हारे बेटे से को तुमसे मिलने दूंगा। उसने उसे वैसी ही जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जैसे उसके बेटे की थी। उसे वो थोड़ा सा ही खाना देता था और बिल्कुल सोने नहीं देता था। उसकी माँ का उसने मैट्रेस भी हटा दिया। जब उसने कहा कि ये सब क्या कर रहे हो तुम, तब चॉय बोला कि तुम अपने बेटे का दरवाजा हटा सकती हो ताकि तुम उस पर नजर रख सको, तो तुम्हें क्यों आराम मिलना चाहिए, ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होना चाहिए। उधर मिन अभी भी हॉस्पिटल में था, लेकिन धीरे धीरे उसे एक बात समझ आई। अंदर ही अंदर उसकी माँ का प्रेशर उसे मारने चला था। ड्रग्स उसे कुछ देर के लिए अच्छा फील कराते थे, इसलिए वो उनसे एडिक्ट हो गया था। धीरे धीरे वो रिकवर कर गया। एक दिन उसकी माँ टूट गई और भागने की कोशिश करने लगी। जब चॉय ने उसे रोका तो वो रो पड़ी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए सैक्रिफाइस की है। तब चॉय ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे बेटे ने सब कुछ तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया, तुमने उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया। मिन दर्द में भी होता था, तब भी वो अपनी माँ की बात मानता था ताकि वो उसे खुश रख सके। बाद में मिन ने बॉन से पूछा कि मैं ऐसे कैसे समझूं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। बॉन ने जवाब दिया कि अलग अलग फील्ड्स के बारे में पढ़ो, सीखो और जेन्युइनली जो पसंद हो तुम वही चूज करना। सबको चिल्ड्रंस बुक से इंट्रोड्यूस किया। मिन को वो सब बहुत पसंद आया। हान, जो इसका आइडिया का मजाक उड़ा रही थी, वो भी उसको पढ़ने के बाद रो पड़ी। आखिर में चॉय ने मिन की माँ को माफ कर दिया। फिर जब वो अपने बेटे से तो सबसे पहले उसने उसकी तबीयत देखी। फिर उसने एक नोटबुक देखी और सोचने लगी कि इसमें पक्का स्टडी नोट्स होंगे, लेकिन वो बिल्कुल ब्लैंक थी। मिन ने उसे बहुत शांति से बोला कि अब वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता और वो इस साल के एग्जाम नहीं देगा क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। उसकी माँ उससे रिक्वेस्ट करने लगी और कहने लगी कि दोबारा सोचो, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। बाद में मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो भी कंसंट्रेशन ड्रग्स या किसी और इलीगल सब्सटेंस के साथ पकड़ा जाएगा उसे एग्जाम देने से बैन कर दिया जाएगा। एविडेंस की जांच करते हुए चॉय ने एक बात नोटिस करी कि वो पिल्स वैसी ही दिखती थी जैसे 2 साल पहले उसकी फियोन्से ने अपने जर्नल में बनाई थी। और उसके पास एक नोट भी था, क्या मैं कभी चो को माफ कर पाऊंगी।
चॉय को अचानक रियलाइज हुआ कि इस केस और पुराने ड्रग केस के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। सिचुएशन और भी शॉकिंग तब हो गई जब कुछ करप्ट पॉलिटिशियन ने चो को एक अर्ली रिलीज के लिए हेल्प करना शुरू कर दिया। उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से सब एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट चो वापस स्कूल में आ गया। पेरेंट्स बहुत गुस्से में आ गए। कोई ऐसा इंसान उनके बच्चों की बीच कैसे पढ़ सकता था। हान भी गुस्से में थी, सब पर प्रेशर था। लेकिन चॉय ने चो को विजिट करा और बोला कि इस बार एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहो। चो ने अपने क्लासमेट को उसका इंट्रोडक्शन दिया। बहुत लोग उसका मजाक उड़ाते रहे क्योंकि उसने अपनी टीचर को मार दिया था। वो इग्नोर कर देता है। बाद में उसने नोटिस किया कि कुछ स्टूडेंट लगातार एक लड़के सान के आसपास रहते हैं। उसे कुछ गलत लगता है। फिर चो प्रोटेक्शन टीम से मिलता है। हान जेओन का नाम सुनते ही एक्सप्लोड हो जाती है और उसे वहां से हटाना पड़ता है। चो ने समझाता है कि सान को ची और उसका ग्रुप बुली कर रहे हैं। जब चॉय होमरूम टीचर से पूछता है तो वो कहती है कि उसने तो कुछ अनयूजुअल नोटिस नहीं किया। चॉय ने अचानक से सान को उसके दोस्तों से अलग खींच लिया। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर सबका इंटरनेट बंद हो गया। सान को देखते ही चॉय बोला, तुम क्या इनके वाईफाई हो? सान ने मना किया कि नहीं। चॉय आगे बोला कि तुम हमेशा इनके बीच बैठते हो और ये सब तुम्हारे आसपास बैठते हैं। फोन सबसे पहले तुम निकालते और तुम्हारे पास एक बड़ा पावर बैंक होता है। थोड़ी देर बाद दूसरे स्टूडेंट तुरंत वहां आ गए जब उनका कनेक्शन चला गया। जब उन्होंने सान को चॉय के साथ देखा तो वो घबरा गए, खासकर जब उन्हें पता चला कि बुलिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सान ने तुरंत उनकी साइड ले ली और उन्हें वहां से ले गया। चॉय ने बॉन को उन पर नजर रखने के लिए बोला, लेकिन चॉय को उसके पुरानी यूनिवर्सिटी के एक क्लासमेट ने देख लिया। हान ने उसकी जगह ले ली। वो ची के पास बिल्कुल प्लान के हिसाब से गई, जैसे एक्सपेक्टेड था। उसने तुरंत उसका इंसल्ट किया और वहां से चला गया। टीम ने उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर ली और फिर सान को कांटेक्ट किया। उसने उसके थ्रू उसका नेटफ्लिक्स पासवर्ड ले लिया। अकाउंट इन्वेस्टिगेट करते हुए कुछ उन्हें बहुत ही अजीब सा मिला। उस वक्त उन्होंने देखा कि सान के फोन नंबर से फूड ऑर्डर्स किया गया था, मोटरसाइकिल रेंट्स की गई थी, ऑनलाइन गेम रजिस्टर किए गए थे और डिफरेंट ट्रांजैक्शन किए गई थी। सच क्लियर हो गया कि ची का ग्रुप सान के अकाउंट्स, उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन और उसका फोन नंबर एक्सप्लॉइट कर रहा था। वो उसकी आइडेंटिटी यूज करके ऑनलाइन आइटम्स बेचते थे और पैसे रख लेते थे और गायब हो जाते थे। जब गुस्से में बायर सेलर को ट्रैक करके आए तो उन्हें सान मिला, इसलिए उसे उन स्कैम्स के लिए मारा गया जो उसने किए ही नहीं थे। मजबूर होकर सान ने ची से पैसे वापस करने की हेल्प मांगी और उससे भीख मांगने लगा। ची ने बोला, वेट करो, वरना क्या, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? अब क्लियर हो गया था कि सान हमेशा से वीक नहीं था। पहले उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट थी। उसने अपनी माँ को भी बताने की कोशिश की थी कि क्या हो रहा है। सान की माँ ने ची की माँ को कन्फ्रंट किया और बोला कि ची उसके बेटे को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ची ने सीधा मना कर दिया। फिर उसने एक गंदी वीडियो दिखाई जो सान के नंबर से उसकी छोटी बहन को सेंड हुआ था। इसके बाद सान की माँ ने अपने ही बेटे को ब्लेम करना शुरू कर दिया। शर्मिंदा होकर उसने माफी मांगी और वहां से चली गई। उसके बाद ची ने सान को धमकी दी कि अगर तुमने मुझे एक्सपोज किया तो मैं ये वीडियो तुम्हारे नंबर से क्लास की हर लड़की को भेज दूंगा। उस दिन के बाद से सान उसकी बात मानने लगा। उसकी खुद की माँ भी उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करती थी, बस उसके डेब्ट पे करती थी और उसे इग्नोर करती रहती थी। सान अकेला बैठकर रोता रहता था। चो ने उसे देखा और बोला कि तुम प्रोटेक्शन ऑफिस पे ट्रस्ट करो और कंप्लेन फाइल करो। नेक्स्ट डे जब वो रिपोर्ट फाइल करने गया तो ची ने पहले ही चाल चल दी थी। उसने उल्टा सान पर बुलिंग का केस फाइल कर दिया। स्कूल वायलेंस हियरिंग हुई और सिचुएशन पूरी उलट गई। सान को बुली बना दिया गया और ची विक्टिम बन गया। तीसरी बार फिर सान की माँ ने उस पर विश्वास नहीं किया। उल्टा उसने ची की माँ से माफी मांगी। सान बस चुप बैठा रोता रहा। चोय उसके पास गया और बोला, चुपचाप रोने की जरूरत नहीं है, जोर से रो सकते हो। सान बोला, किसी को भी उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं है। चॉय उससे बोला कि मैं करता हूँ तुम्हारी बात पर ट्रस्ट। फिर उसने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसकी हेल्प करेगा। वहीं उसे प्लान स्टार्ट हुआ। हान स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट बन के आई। जैसे ही ची ने उसे देखा उसने उसे पहचान लिया कि वो वही क्लमजी लड़की है जो पहले उससे टकराई थी। उसने पहला क्वेश्चन पूछा, क्या तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स अकाउंट है? हान ने पेपर्स निकाल दिए जिनमें पूरा अकाउंट डाटा भरा हुआ था। सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं, गेम्स, ऐप, हर चीज के लॉगिन्स। सब शॉक हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या तुम पुराने स्कूल का वाईफाई थी? हान बोली, नहीं, वो मुझे हॉटस्पॉट बुलाते थे। लड़के हंसने लगे और उसका बड़ा पावर बैंक देखकर बहुत इम्प्रेस हो गए। जब उसने उनसे फोन मांगा तो उन्होंने बिना सोचे दे दिया। बॉन ने तुरंत उनके फोन हैक कर लिए। उस पल से पूरा chaos शुरू हो गया। उनके फोन से मिस्टीरियस मैसेजेस भेजे जाने लगे, चीजें खरीदी गई, प्रोडक्ट सेल पर डाले जाने लगे। हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। आखिरकार ची का सब्र टूट गया। उसने हान का सामना किया और उस पर यह सब करने का इल्जाम लगा दिया। जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो हान ने पहले ही उसके मुंह पर मुक्का मार दिया। जब ची ने कुर्सी उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करी तब हान अचानक चिल्ला पड़ी।
लगता है फिर से स्कूल वायलेंस कमेटी का वक्त आ गया है। अगले ही दिन हियरिंग रखी गई। हान वहाँ इस तरह पहुंची जैसे उसके साथ बुरी तरह मारपीट हुई हो और वो बेचारी विक्टिम हो। ची उसे देखकर हंस पड़ा और बोला ये सिर्फ एक्टिंग कर रही है। लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बिल्कुल वही हुआ जो सान के साथ हुआ था। जब पहले ची ने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का दावा किया था तो सबने उसकी बात मान ली थी और सान को दोषी ठहरा दिया था। फिर हान ने अपनी असली पहचान सबके सामने रखी। प्रोटेक्शन ऑफिस ने घोषणा की कि उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। बुली सान नहीं बल्कि ची था। मैंने उससे कभी नहीं मारा, वो बोला। चॉय ने जवाब दिया, तुमने उसे उससे भी बुरा दर्द दिया। अगर ची ने फिजिकल वायलेंस की होती तो सान पर जख्म दिखाई दे सकते थे, लेकिन तुमने उसे ऐसे घाव दी जो कभी नजर नहीं आते। आखिरकार सान की माँ ने उससे माफी मांगी। बाद में सान और उसकी माँ ने पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। सभी सेलिब्रेट करने जा रहे थे तभी चो आ गया। तुमने कहा था कि मैं कोई परेशानी ना खड़ी करूं, उसने चॉय से कहा। लेकिन मानना पड़ेगा, इस बार मैंने मदद की है। उसकी बात का जवाब किसी ने नहीं दिया। बाद में चॉय अपने ससुर के साथ बैठकर शराब पीने लगा। अपनी बेटी को याद करके बुजुर्ग आदमी इमोशनल हो गया। चॉय ने उस रात वहीं गुजारी और पूरी रात उनकी सिसकियां सुनता रहा। उसे याद आया कि उनकी बेटी ही वो इंसान थी जो इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाई थी। शुरू में तो दोनों एक दूसरे से जलन महसूस करते थे, आखिर में वो सब दोस्त बन गए। उधर ची स्कूल में चो के सामने आ गया। वो उसको ब्लेम कर रहा था कि उसने उसकी लाइफ खराब कर दी। फिर हमें पता चला कि चो ने ही उसे बोला था कि पहले जाकर कंप्लेन फाइल करे सान के अगेंस्ट। चो के हिसाब से पहले फाइल करने से वो विक्टिम लगता। अब ची गुस्सा हो गया था, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी। चो आराम से बोला, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, मैं यही तो चाहता था। ची ने उसको घूर कर देखा। मतलब क्या? मेरी लाइफ खराब हो गई है, मुझे मरने का मन करता है। चो मुस्कुराया। एग्जैक्टली। बाद में चो उस करप्ट पॉलिटिशियन से मिला और उसे एक रिकॉर्डिंग दी जिसमें ची बोल रहा था कि प्रोटेक्शन ऑफिस ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है और उसको मरने पर मजबूर कर दिया है। करप्ट पॉलिटिशियन शॉक हो गया और ये तुमने कहाँ से निकाला? थोड़ी देर बाद न्यूज आई कि ची बिल्डिंग से गिर गया है और कोमा में है, सुसाइड अटेम्प्ट के बाद। पॉलिटिशियन ने चो को देखा और बोला, ये तुमने क्या किया? हमारा गोल सेम है। चो बोला, ये याद रखना। फिर उसने क्लियर कर दिया कि वो स्टार्टिंग से ही पॉलिटिशियन को मैनिपुलेट कर रहा था। पॉलिटिशियन डर गया। उसको समझ आ गया कि चो ने फर्स्ट मीटिंग से ही उसे कंट्रोल कर लिया था। अब वो फंस चुका था। अपने आप को बचाने के लिए उसे और ज्यादा करप्ट होने का डिसीजन लिया। जब मिनिस्टर ची को हॉस्पिटल में देखने गया, पॉलिटिशियन ने वो रिकॉर्डिंग मीडिया को लीक कर दी। प्रोटेक्शन ऑफिस का स्कैंडल और बढ़ गया। उधर चो ने स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट स्टेज किया। प्रोटेक्शन ऑफिस पर बैन लगाना चाहिए। जब चॉय वहां गया तो चो ने कैजुअली उसे ग्रीट किया। ओह, तुम आ गए। चॉय ने उसे एक पिल दिखाई। उसने पूछा, ये तुम बनाते हो? हाँ, चो बोला। तो क्या तुम प्रूव नहीं कर सकते? फिर उसने उसे मॉक करते हुए बोला, तुम और तुम्हारी मंगेतर हमेशा दूसरों के इश्यूज से ऑब्सेस्ड रहते हैं। फिर सच सामने आया। जेओन असल में उसकी केयर करती थी क्योंकि वो बार बार स्कूल स्किप करता रहता था। वो उसके घर के बाहर उसका वेट करती थी, उसकी इंजरीज ट्रीट करती थी, जब भी वो हर्ट होता था उसका ख्याल रखती थी। उसने उसको हर चांस दिया पर कुछ चेंज नहीं हुआ। आखिर में जब चो को रियलाइज हुआ कि स्कूल में ड्रग्स बनाना और बेचना बहुत प्रॉफिटेबल है, वही असली रीजन था उसके वापस आने का। जेओन उसे वापस देखकर खुश थी। फिर एक दिन उसने उसके बैग में पिल देख ली। जो हंस पड़ा, थोड़ा अजीब तरीके से। वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी। अगर वो क्यूरियस नहीं होती तो शायद मैं उससे शादी कर लेता। चो ये सुनकर सह नहीं पाया और उसको मुक्का मार दिया। चो तुरंत माफी मांगने लग गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। इसके बाद सब कुछ बिगड़ गया। टीम सस्पेंड हो गई और उनको स्कूल्स में एंटर करने से बैन कर दिया गया। जो खुश हो गया। उसके ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी बढ़ने लगी और ड्रग्स हर जगह फैल गए। सान जैसे स्टूडेंट्स को डिलीवरी रनर बना दिया गया। उनको बोला गया कि वो स्नीकर्स डिलीवर कर रहे हैं। काफी लोगों ने बिलीव भी कर लिया। जल्दी ही ये ऑपरेशन 17 स्कूल्स तक फैल गया। स्टूडेंट पैसा कमाने के लिए ऑब्सेस्ड हो गए और क्लासेस से ज्यादा डिलीवरीज करने लगे। टीचर्स बहुत डिस्टर्ब हो गए। काफी लोग चाहते थे कि प्रोटेक्शन ऑफिस वापस आ जाए। एक दिन सान ने सीक्रेटली चॉय को कांटेक्ट किया। उसने एक बॉक्स ओपन कर देखा था तो उसे सच पता चल गया। वो सब रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन चो ने उसे पहले ही पकड़ लिया। उसकी मीटिंग कैंसिल करने पर उसे फोर्स किया। ऑपरेशन कंटिन्यू रहा। फिर जॉन ने अपने स्कूल में सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस की। जब वो टीम के हेडक्वार्टर्स गई तो उसे पता चला कि वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, किसी ऑफिशियल अप्रूवल के बिना। फिर रीजन क्लियर हुआ। एजुकेशन मिनिस्टर ने नेशन वाइड टीचर्स को मैसेज भेजा था कि वो उनके प्रोटेक्शन ऑफिस के साथ कॉर्पोरेट करें। कंसंट्रेशन ड्रग्स ऑलमोस्ट हर स्कूल तक फैल चुके थे। जॉन ने पूछा, क्या किसी ने हेल्प के लिए पहले आकर कांटेक्ट किया था? पहले किसी ने नहीं किया। फिर अचानक काफी स्कूल के टीचर्स उनके पास आए। वो एविडेंस लेकर आए। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर काफी परेशान हैं। टीम ने उन्हें रिएश्योर किया कि पहले से ही वो चो को मॉनिटर कर रहे हैं और एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की हेल्प से जिनको वो पहले रेस्क्यू कर चुके थे। टीचर्स को काफी शांति महसूस हुई। मिनिस्टर ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने पब्लिक में इन्वेस्टिगेशन रिवील करी और चो को मेन सस्पेक्ट घोषित कर दिया।
चो और उसके लोग अपना बचा हुआ स्टॉक लेकर जल्दी वहां से भाग गए। जब टीम वापस स्कूल गई तो स्टूडेंट्स ने उनका वेलकम किया। उनको फाइनली चो के बारे में सब सच पता चल गया था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसका हाइड आउट सर्च किया तो वो खाली था, सिर्फ एक लॉक्ड कैबिनेट के अलावा। उनको लगा अंदर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तो उन्होंने ओपन करने की कोशिश करी। तब चॉय समझ गया कि ये एक ट्रैप है। उसने जोर से वार्निंग दी। कैबिनेट अचानक खुल गया और ड्रग्स का एक बहुत बड़ा क्लाउड बाहर आया। हान ने तुरंत बॉन को शील्ड किया और वो खुद सब्सटेंस इनहेल कर गई। जब चॉय विंडोज खोलने के लिए दौड़ा तो उसने देखा कि चो और उसके लोग भाग रहे हैं। फिर उसने हान को चिल्लाते हुए सुना कि क्या तुम्हें पता है मैं उड़ सकती हूँ, और वो सीधा उन लोगों पर कूद गई। एक ने उसकी तरफ अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन चॉय को आता देख वो वहां से तुरंत भाग गया। हान कॉन्फिडेंटली बोली कि मैं बाकी को हैंडल कर लूंगी, लेकिन ड्रग्स ने उसकी जजमेंट कंप्लीटली बिगाड़ दी थी और उन्होंने उसे बुरी तरह मारा। इस बार बॉन बीच में आ गया। बॉन ने अपने एक्सपेंसिव गैजेट्स पहन लिए जैसे आर्मर और सीधा फाइट में घुस गया। सरप्राइजिंगली उसने फाइट जीत ली। बाद में वो हान को उठा के ले गया और रिकवर करने की कोशिश करी। अचानक से हान ने उसे हक कर लिया। बॉन तुरंत पैनिक हो गया। उधर चॉय ने चो को ट्रैक कर लिया था। चो कुछ डरे हुए स्टूडेंट के पीछे छुप गया था। चॉय ने उन्हें साइड में धक्का दिया और सीधा उसके पास चला गया। उस मोमेंट पे चो को 2 साल पहले की बात याद आ गई। जेऑन ने उसे कन्फ्रंट किया था जब उसने पिल्स डिस्कवर की थी। उसने चो को रिपोर्ट नहीं किया था, उल्टा उसे उसने लास्ट चांस दिया था सरेंडर करने के लिए। चो रो रहा था और प्रिटेंड कर रहा था कि वो मान गया है। जब जेऑन उसे हक करने के लिए उसके पास आई तो उसने उसे चाकू मार दिया। फिर वो उससे आराम से बोला कि वो एक ट्रबल माइनर है, ज्यादा से ज्यादा बुरे केस में कुछ साल की जेल होगी और फिर वो बाहर आ जाएगा। स्कूल का ड्रग का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है और वो उसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन वो बेचारी लड़की कभी अपनी शादी तक नहीं पहुंच पाई, उससे पहले ही वो मर जाती है। प्रेजेंट में चॉय ने जेऑन के एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट करे। वो चो को भी लास्ट चांस दे रहा था। चो स्नैप हो गया, नहीं ये बहुत ज्यादा है। चॉय कुछ कर पाता उससे पहले चो के आदमियों ने सान को धमका दिया। चो ने उस बात का फायदा उठाया और चॉय को वैसे ही स्टैप कर दिया जैसे उसने जेऑन को किया। उसने सान को इस्तेमाल किया ताकि कोई गड़बड़ ना हो। हान ने सब कुछ देखा। ड्रग्स का इफेक्ट अभी भी था। वो बॉन से बोली कि उसको होश में लाओ। बॉन ने उसे होश में लाने के लिए उसे किस किया। हान तुरंत फाइट में घुस गई। जब चॉय ने कंफर्म किया कि सान सेफ है, फिर उसने भी फाइट शुरू कर दी। उसने चो को पकड़ लिया और बुरी तरह मारा। सबको लगा कि वो रिवेंज लेगा, लेकिन वो रुक गया। उसने चो को जीने दिया। वो बोला कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। चो जमीन पर गिरकर रोने लगा और वो बोला, तुम दोनों कौन हो, फरिश्ते? चॉय ने कहा, नहीं, हम बस अडल्ट्स हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पहली बार चो को सच में रिग्रेट फील हुआ और वो और ज्यादा रोने लगा। उधर चॉय ने जेऑन को इमेजिन किया, उसे मुस्कुराते हुए देखा और वो खुश थी कि उसने अपने आप को कंट्रोल किया। मिनिस्टर भी खुद वहां चो को अरेस्ट करने आया। वो बहुत शांत था जब तक उसे पता नहीं था कि चो ने चॉय को स्टैप किया है। फिर वो गुस्से से फट पड़ा। तुम्हें पता है मैं इसका ससुर हूँ। ऑफिसर्स ने किसी तरह उसे शांत किया। बाद में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। टीम के साथ खड़े होकर मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया कि प्रोटेक्शन ऑफिस कभी स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया था। उनका पर्पस एजुकेशन इंप्रूव करना, स्कूल्स को प्रोटेक्ट करना था और जो लोग रास्ते से भटक गए हैं उन्हें रास्ते पर लाना था। में टीम जेऑन के ग्रेव पर गई। वहाँ स्टूडेंट्स के लेटर लगे हुए थे। वापस आते वक्त बॉन ने गलती से हान का हाथ पकड़ लिया। दोनों फ्रीज हो गए और ऑकवर्ड हो गए। मिनिस्टर ने ये नोटिस किया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले चॉय ने बोला कि एक दूसरे के लिए पागल हैं, बस अभी समझ नहीं पाए। सब हंस पड़े। थोड़ी देर बाद टीम के पास एक नया केस आया। एक टैलेंटेड बास्केटबॉल प्लेयर था जो अपनी टीम को बुली करता था। बॉन वहां चॉय बनकर गया और 5 सेकंड के लिए वो बहुत इंप्रेसिव लगा। फिर बास्केटबॉल प्लेयर खड़ा हो गया। बॉन का पूरा कॉन्फिडेंस गायब हो गया। एथलीट ने उसे एक हाथ से उठा लिया। हान दौड़कर आई, लेकिन उसने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया और दोनों गिर गए। क्लासमेट्स की होप खत्म हो गई। फिर चॉय आया और उसने वही किया जो वो हमेशा करता है। वो सीधा गया और उस प्लेयर को थप्पड़ मार दिया। करप्ट पॉलिटिशियन को भी फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। मिनिस्टर उससे मिलने गया और उसने बताया कि चो की रिकॉर्डिंग के बारे में उसे पहले ही पता था, लेकिन उसने जानबूझकर छुपाई थी। ये उसका कॉन्सिक्वेंस था। पॉलिटिशियन चिल्लाया, तुम क्या हो, कोई फरिश्ते हो जो कभी मिस्टेक नहीं करते? मिनिस्टर बोला, नहीं, मैं गलती करता। फिर उसने उसको मुक्का मार दिया। स्टोरी यहीं एंड हुई। जस्टिस मिल गया, प्रोटेक्शन ऑफिस रिस्टोर हो गया और जेऑन की सेक्रीफाइस फाइनली ऑनर हुई। इसके साथ स्टोरी खत्म हो गई। ऐसी और स्टोरीज के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।